वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 113 पर आ जाइए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 112 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं इसके भी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और रिवीजन कर डालिएगा। इस टेस्ट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 113। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। हाल ही में किस हड़प्पा कालीन स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है? बताइए। ये पहली साइट है कोई हड़प्पाई नगर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य का है ये, तो गुजरात का है धोलावीरा। तो हाल ही में गुजरात स्थित धोलावीरा नगर को जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा पाने वाला भारत का 40वां विरासत स्थल है और यह धरोहर स्थल जो है, ठीक है, भारत में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। ठीक है, कोई पहला ऐसा नगर है जो सिंधु घाटी स्थल है और जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। देखिए, विश्व में अब तक भारत के अलावा इटली, स्पेन, जर्मनी, जापान और फ्रांस में 40 या उससे अधिक विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं। धौलावीरा के बारे में यदि हम और जानें तो धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर है जो कच्छ के रण के फैले द्वीपों में, ठीक है, द्वीपों में से खादिर नामक द्वीप पर 100 हेक्टेयर में बसा हुआ है। देखिए, इसका जो समय काल है वो 3वीं शताब्दी और दूसरी, ठीक है, मध्य दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के 5 सबसे बड़े नगरों में से एक है और गुजरात में वर्तमान में भुज से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ 2 मौसमी नदियाँ जो हैं वो बहती हैं, मानसर और मनहर, इससे होकर बहती हैं धौलावीरा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? भगत सिंह पर सॉन्डर्स की हत्या से जुड़े लाहौर षड्यंत्र मामले में भी मुकदमा चलाया गया था और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। भगत सिंह और बीके दत्त यानी बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में एक जोखिम रहित बम फेंका था, जोखिम रहित, और वह जेल में कभी भूख हड़ताल में शामिल नहीं हुए। बताइए, कोई एक गलत है, कौन सा गलत है? देखिए, सॉन्डर्स को मारा था उन्होंने, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र मामले में मुकदमा चलाया गया था उन पर। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के साथ लाहौर की सेंट्रल जेल में उनको फांसी दी गई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में जोखिम रहित बम फेंका था, ये भी सही है। उन्होंने जेल में जो है भूख हड़ताल में शामिल हुए थे, वो ये गलत है, चौथा वाला स्टेटमेंट। तो क्यों पूछा गया है ये प्रश्न? देखिए, हाल ही में पंजाब सरकार से भगत सिंह के अदालती मामलों से संबंधित फाइलों को पाकिस्तान से हासिल करने संबंधी मामला देखने के लिए कहा गया है और वर्तमान में ये जो फाइलें हैं वो लाहौर के अनारकली मकबरे स्थित पंजाब अभिलेखागार में रखी हुई हैं। देखिए, बात करें भगत सिंह के बारे में तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बहरों के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए सेंट्रल असेंबली में एक जोखिम रहित बम फेंका था और अपनी गिरफ्तारी जो है वो दर्ज की थी। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में सेंट्रल असेंबली से भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जेल में बिताया गया उनका समय उनके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग था। देखिए, इन लोगों पर जो पहला मुकदमा है वो दिल्ली बम मामले में चलाया गया, ठीक है, जिससे दोनों को दोषी ठहराया गया और मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। भगत सिंह पर सॉन्डर्स की हत्या से जुड़े लाहौर षड्यंत्र मामले में भी मुकदमा चलाया गया और भगत सिंह ने जेल में कैदियों को राजनीतिक बंदी का दर्जा देने की मांग को लेकर जो है, जो भूख हड़ताल हुई थी उसमें वो शामिल हुए थे। ठीक है, इसलिए गलत है चौथा वाला स्टेटमेंट। कुछ नॉइस आ सकती है बैकग्राउंड में क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संविधान के निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत न्यूनतम स्वास्थ्य देखभाल प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया है?
अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, 41, 21 और 47, अनुच्छेद 21 में भी, 41 में भी और 47 में भी। देखिए अनुच्छेद 21 तो एक मूल अधिकार है, ठीक है, 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं और 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। तो ये DPSP है, मतलब राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है, ये भी राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है और ये मूल अधिकार है। तो तीनों ही हैं ये जिसमें बात की गई है, ठीक है, स्वास्थ्य या उससे संबंधित चीज़ों की। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 21 में भी, 41 में भी, 47 में भी तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के अंतर्गत न्यूनतम स्वास्थ्य देखभाल प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया है, किंतु अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण आम नागरिकों के लिए यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। और आज की स्थिति यह है कि 70% से अधिक स्वास्थ्य देखभाल निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती है, तो केवल 30% से भी कम रोगी सार्वजनिक क्षेत्र में अपना इलाज कराते हैं। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। स्वास्थ्य का अधिकार गरिमा में जीवन के अधिकार में अंतर्निहित है। अगर बात करेंगे हम राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की, तो संविधान के अनुच्छेद 38 में, 39 में, 41 में, 42 में, 43 में और 47 में स्वास्थ्य के अधिकार को प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य को सौंपा गया है, ऐसा वर्णन है, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। अब क्यों पूछा गया है ये सवाल? देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक दायर याचिका में कहा गया है कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को अनदेखा किया जा रहा है, जैसा कि कोविड-19 के दौर में आपने देखा भी हाल ही में, क्योंकि मरीजों विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान महंगी निजी स्वास्थ्य सुविधाओं या अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में से चयन करने के लिए मजबूर किया गया उनको, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो है इस याचिका पर जवाब मांगा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। बाल अधिकार अभिसमय के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए बाल अधिकार अभिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और यह पक्षकार सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। बाध्यकारी है, सलाहकारी है। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के हर इंसान को एक बच्चे के रूप में माना जाता है। बताइए। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, बाल अधिकार अभिसमय। देखिए पहला वाला सही है, बिल्कुल कानूनी रूप से बाध्यकारी है। 14 साल से कम नहीं, थोड़ा ज़्यादा है। 18 साल से कम उम्र के इंसान को एक बच्चे के रूप में देखता है बाल अधिकार अभिसमय, ठीक है। तो 18 साल होगा, 14 साल नहीं होगा। एलिमिनेट कर दीजिए दूसरा वाला करना है, ठीक है। तो पहले ही वाला सही है केवल। तो बाल अधिकार अभिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और यह पक्षकार सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। देखिए इस अभिसमय को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1989 में अपनाया गया और अभिसमय पर न्यूनतम 20 सदस्यों द्वारा संपुष्टि किए जाने के बाद अगले ही वर्ष यानी 1990 में इसे लागू कर दिया गया। इसके तहत 18 साल से कम उम्र के हर इंसान को एक बच्चे के रूप में माना जाता है, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। 14 साल नहीं है, 18 साल है। देखिए बाल अधिकार अभिसमय में किसी प्रजाति, धर्म या योग्यता पर ध्यान दिए बगैर प्रत्येक बच्चे के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित किया गया है। देखिए बाल अधिकार अभिसमय के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन से हैं वो? गैर भेदभाव, जीवन, अस्तित्व और विकास का अधिकार, बच्चों का सर्वोत्तम हित और बच्चे के विचारों का सम्मान। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। फैक्टरिंग क्या है? फैक्टरिंग क्या है? क्या ये कोविड संक्रमण की वह स्टेज है जिसमें रोगी कोमा जैसी स्थिति में चला जाता है, या देश में स्थापित ऐसी फैक्ट्रियां जो बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन कर रही हैं उनका लाइसेंस रद्द करना, या देश में फैले छोटे छोटे उद्यमों को मिलाकर बड़ा उद्यम तैयार करना, या फिर किसी इकाई द्वारा तत्काल धन के बदले अपनी प्राप्य राशियों या वस्तुओं को तीसरे पक्ष को बेचना। क्या है फैक्टरिंग? देखिए फैक्टरिंग जो है किसी इकाई द्वारा तत्काल धन के बदले अपनी प्राप्य राशियों या वस्तुओं को तीसरे पक्ष को बेचना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए फैक्टरिंग जो है एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसमें किसी इकाई द्वारा तत्काल धन के बदले आंशिक या पूर्ण अपनी प्राप्य राशियों या वस्तुओं, ठीक है, को तीसरे पक्ष मतलब बैंक या एनबीएफसी की तरह एक फैक्टर को बेचा जाता है। और वर्तमान में फैक्टरिंग का अधिकांश व्यवसाय जो है 7 गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा प्रमुख व्यावसायिक शर्तों के माध्यम से किया जाता है।
इन गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को NBFC फैक्टर कहा जाता है। देखिए, अगर तीव्र गति से पढ़ने में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की बड़ी बड़ी हैं, कुछ छूट जाता है, तो PDF मिल जाएगी बिल्कुल, इसकी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। दक्षिण चीन सागर दक्षिण पूर्व मध्य एशिया में पश्चिमी हिंद महासागर की एक शाखा है, ठीक है, और यह चीन के दक्षिण में, वियतनाम के दक्षिण पूर्व में, फिलीपींस के पश्चिम में और बोर्नियो द्वीप के उत्तर में विस्तारित है। बताइए कौन सा सही है। साउथ चाइना सी बड़ा न्यूज़ में रहता है चीन के कारण। देखिए, दक्षिण चीन सागर जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक शाखा है। इंडियन ओशियन कहाँ गया वहाँ तक, ठीक है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। तो दक्षिण चीन सागर दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक शाखा, हिंद महासागर की नहीं, गलत है पहला। यह ताइवान जलडमरू मध्य द्वारा पूर्वी चीन सागर और लुजोन जलडमरू मध्य द्वारा फिलीपीन सागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है इसके सीमावर्ती देश या क्षेत्र। तो चीन जनवादी गणराज्य है और चीन गणराज्य है ताइवान वाला। फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है और वियतनाम है। अधिकतर जो एग्जामिनर प्रश्न उठाएंगे फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम को लेकर ही उठाएंगे। तो यह है दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, इधर है वियतनाम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फैला है। यह है मलेशिया, यह है ब्रुनेई, यह है फिलीपींस, ठीक है, और ऊपर है चीन, यह है ताइवान। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। पार्सेल द्वीप समूह पर चीन, ताइवान और वियतनाम दावा करते हैं और स्प्रेटली द्वीपों पर चीन, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई और फिलीपींस द्वारा दावा किया जाता है। करेक्ट हैं या ऊपर नीचे करें तब करेक्ट होंगे, ऐसे ही करेक्ट हैं दोनों के दोनों। तो देखिए, पार्सेल द्वीप समूह पर चीन, ताइवान, वियतनाम द्वारा दावा किया जाता है और स्प्रेटली आइलैंड पर जो है चीन, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस द्वारा दावा किया जाता है और स्कारबोरो सोल पर जो है फिलीपींस, चीन और ताइवान द्वारा दावा किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। युद्ध अपराधों के संबंध में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और बताएंगे कि कौन सा सही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव कानून या युद्ध कानूनों के तहत युद्धरत पक्ष केवल सैन्य लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं, ठीक है, केवल सैन्य लक्ष्यों पर। आम नागरिकों और नागरिक वस्तुओं पर जानबूझकर हमला करना निषिद्ध किया गया है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, युद्ध अपराधों के संबंध में बनाए गए कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, ठीक है, बुलेट पॉइंट है, मुख्य परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव कानून या युद्ध कानूनों के तहत युद्धरत पक्ष केवल सैन्य लक्ष्यों पर ही हमला कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और आम नागरिकों और नागरिक वस्तुओं पर जानबूझकर हमला करना इसमें निषिद्ध किया गया है। और युद्ध के कानून नागरिकों और सैन्य लक्ष्यों के बीच अंतर नहीं करने वाले अंधाधुंध हमलों को भी प्रतिबंध करता है ये कानून, इसको पढ़ लीजिएगा PDF में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ह्यूमन राइट वॉच के बारे में विचार कीजिए। देखिए, ह्यूमन राइट्स वॉच जो है एक गैर सरकारी संगठन है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है और यह मानव अधिकारों के संबंध में अनुसंधान और इनका समर्थन करता है। बताइए कौन सा करेक्ट है। ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय जो है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में नहीं है, बल्कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 3 हो जाएगा, इसका आंसर B। तो ह्यूमन राइट्स वॉच वर्ष 1978 में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय USA के, और यह मानव अधिकारों के संबंध में अनुसंधान और इसका समर्थन करता है, ठीक है। तो पहला तीसरा सही और दूसरा हो गया गलत। देखिए, यह जो समूह है वो विभिन्न सरकारों, नीति निर्माताओं, कंपनियों, निजी तौर पर मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों पर
मानव अधिकारों का सम्मान करने के लिए दबाव डालता है और यह समूह अक्सर शरणार्थियों, बच्चों, प्रवासियों और राजनीतिक कैदियों के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, गाजा पट्टी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, गाजा पट्टी जो है एक फ़िलिस्तीनी क्षेत्र है। यह मिस्र और इजराइल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। बताइए, गाजा पट्टी एक फ़िलिस्तीनी क्षेत्र है, इजरायली क्षेत्र है? फ़िलिस्तीनी क्षेत्र करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और बिल्कुल मिस्र और, ठीक है, अफ्रीका के मिस्र और इजराइल के मध्य जो है भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, गाजा पट्टी एक फ़िलिस्तीनी क्षेत्र है, यह मिस्र और इजराइल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। देखिए, फ़िलिस्तीन अरबी और बहुसंख्य मुस्लिम बहुल इलाका है। इस पर जो है हमास द्वारा शासन किया जाता है और हमास जो है ना, ये इजराइल विरोधी आतंकवादी समूह है। देखिए, फ़िलिस्तीन और कई दूसरे देश इजराइल को यहूदी राज्य के रूप में मानने से इनकार करते हैं और 1947 के बाद जब यूएन ने फ़िलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में बांट दिया था, तब से आज तक फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न थे, बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन वाले, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, करंट से रिलेटेड थे सारे के सारे। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।